बैक गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक जिसका नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है ये। स्टूडेंट से पहले हमने काफ़ी पिछली क्लासेस में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा हुआ जो कि mgh के बराबर है। तो आज काहे को इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ रही, क्यों हम इससे एक फार्मूला निकाल रहा हूँ बताता हूँ मैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप जी देख रहे हो mgh है, ये जी जो है ना जी, ये मसला कर रहा है यहाँ पे। कैसे देखो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फार अवे एक ग्रेविटी से लेके जा रहे होते तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो वीक होती रहती है। इसका मतलब ये है जो हमारे पास ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, हमें पता है वो कितनी होती है, 9.8 होती है। और अप्रॉक्सीमेटली हम इसे जो होता है 10 भी बाज़ दफ़ा ले लेते होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। तो अगर हम दूर होते जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर ले जाऊं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, नीचे कुछ हो रहा है ऊपर कुछ हो रहा है, क्योंकि ऊपर जैसे जाएंगे ग्रेविटी वो वीक हो रही है। तो फिर हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन जो होगी स्टूडेंट वो एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मूला गलत है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का दिस फार्मूला इज वैलिड अंटिल वी आर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अंटिल वी आर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जब तक हम अर्थ के सरफेस के करीब है तब तक तो ये फार्मूला एक्यूरेट है। ठीक है, सही हमें रिजल्ट देगा। लेकिन इफ वी आर फॉर अवे फ्रॉम, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फॉर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड। ठीक है, फिर क्यों ये वैलिड नहीं? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी। डन हो गया? ओके। तो अब हमने कुछ एक ऐसा फार्मूला निकालना है कि जिसके अंदर से एक तो इस जी को यहाँ से हमने क्या करना है, साइड पे करना है कि ये जी ना आए। ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। टॉपिक की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, करना कुछ ऐसे है वो फार्मूला निकालने के लिए, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे इतना वर्क डन करवाते हैं कि उसको यहाँ से फील्ड से निकाल के एक ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहाँ पे इन्फिनिटी हो। ठीक है, यानी कि उस इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इज इट क्लियर? इतना इस पे क्या करवाएंगे, वर्क करवाएंगे। ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो हमने वर्क करवाई इसी चीज़ को हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ईजी था। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह की डेफिनेशन लिखी होगी, आप देख लेना उसको। मैं अगर आसान लफ्जों में यहाँ बोलता हूँ, मैं ये कहूँगा द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड टू द इन्फिनिटी फॉर अवे वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क जो हम डन करवाते हैं कि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से लेके फॉर अवे एक इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाए जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो होगी बात। ठीक है, लिख ली डेफिनेशन, डन। अब भाई इसको निकाले कैसे? इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है ये, यहाँ पे अगर आपको ये जस्ट डायग्राम याद है ना, डायग्राम की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये पूरा सवाल ऐसे ऐसे हो जाएगा। सारी जो गेम है वो किस पे, वो हमारे पास इस डायग्राम पे है। ठीक है स्टूडेंट, यही मैंने अर्थ ले लिया और ये अर्थ का मैंने डिफरेंट वो भी लिख लिया यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी लिखा हुआ है और जो मास ऑफ अर्थ है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये अर्थ है। अब हमने जो मैंने बात कही कि हम क्या करेंगे, वर्क डन करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले इस पॉइंट पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, और इसको आगे आगे करते हुए हम आगे ले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो डिस्टेंस R1 और R2 के बीच में बहुत स्मॉल है। इतना स्मॉल है कि अगर यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 है तो यहाँ पे भी ग्रेविटी 9.8 ही है। बात आ रही समझ? इस तरह जो R3 है वो जो पैच बनाया है वो भी मैंने इतना करीब बनाया हुआ कि वहाँ पे भी डिस्टेंस है लेकिन इतना करीब बनाया हुआ कि ग्रेविटी वहाँ पे 9.8 ही रहे। डन हो गया, ये बात याद रखना। तो ये हमने इनमें डिस्टेंस बहुत ही कम लिया हुआ। अब आपने ये बोलना है कि ये जो रेडियस हम कहाँ से जो नापते हैं, हमें पता जो सर्कल होता है उसके हाफ से जब ऊपर जाते हैं वो रेडियस होता है। इस तरह जो सेंटर से हम जो जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को ले गए R1 पे, उसको हमने नाम दे देना कि वो R1 है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप कहोगे हमारे पास इस R2 पे आओ, जो फिर यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे उसको भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे, उसको हम नाम दे देंगे, वो हमारे पास R2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्लियर। और 1 और 2 का जो बीच होगा स्टूडेंट, उसको हम नाम दे देंगे जस्ट R का। ये क्या हुआ, ये उसका एवरेज हुआ। यानी कि जो R है इसको नोट डाउन करो यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारे पास R है वो एज अ क्या काम कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो R है स्टूडेंट वो एज अ एवरेज है। और आपको पता है ना एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आपके मार्क्स आते हैं पेपर में, आपने 2 पेपर दिए होते तो आप क्या करते हो, उन दोनों को सम करते हो और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, जितने भी मार्क्स आए तो एवरेज आ जाती है। यहाँ पे भी सेम यही सीन है। अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मैं कहूँगा R1 में ऐड कराऊँ R2 को, उनको डिवाइड कर दूँ मैं किसके साथ, 2 के साथ। अगर हम R3 एक और होता फिर क्या लेते, फिर ये 3 लेते। एवरेज है ना, सिंपल एवरेज का फार्मूला। तो ये R उनके एवरेज यानी कि उनका बीच क्या, ऐसे ही ना इन दोनों को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इसका बीच वाला ही तो हिस्सा निकल आएगा। एग्री? ओके।
और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा आर, या चेंज आर भी हम इसको कह सकते हैं। तो चेंज आपको दिख रहा है, अगर ये 1 था और 2 हुआ है मीटर में, अगर मैं ले रहा हूँ इसको, तो आपको कैसे पता चला 1 का चेंज? आपने 2 में से 1 को माइनस किया है। इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास डेल्टा आर जो है चेंज, वो हमेशा कैसे निकलता है स्टूडेंट? R2 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा R1 को। ईजी, ठीक है, कोई मसला परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसी डाटा को लेके स्टूडेंट हम चलेंगे और एक चीज़ अपने खोपड़ियों में डाल लेना, ठीक है, कि हमने शुरू में जो बात बोली है ना, वो तो यहाँ लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। जो मैंने बोला कि देखो जो मेन कंसर्न है ना वो हमारा इससे कि हम वर्क डन करवाएंगे, हर एक इस पार्ट से यहाँ से यहाँ तक एक वर्क करवाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वर्क करवाऊंगा, हर डिफरेंट पार्ट के मैं क्या करा रहा हूँ, वर्क करवाता हुआ जा रहा हूँ। हमने यही तो बोला कि हम वर्क करवाएंगे और हम एक इन्फिनिटी पॉइंट पे चले जाएंगे। तो वर्क हमें पता है स्टूडेंट बहुत अच्छे से कि वो हमारे पास बराबर होता है F.D, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और जब यहाँ से डॉट हटेगा तो हमें पता है इसके साथ क्या आ जाएगा, F.D cos थीटा आ जाएगा। अब ये चीज़ डाल लो बस जहन में कि जो हमारी आगे जितनी बात होगी वो वर्क से, क्योंकि शुरू से बोल रहा हूँ कि हमने वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क, इससे याद रखना है कि हमने जो गेम करनी होगी आखिर में इस चीज़ के साथ करनी होगी। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर करना क्या है, चलो मैं यहाँ पे पहले इसी को ही देख लेते हैं। स्टूडेंट जो F है ना, F, ये हमें पता है ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। हेंस वी नो दैट F जो है ये हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, जो कि आपने फिजिक्स 5th चैप्टर में 9th में भी पढ़ा होगा, जो कि इक्वल है हमारे पास कैपिटल G, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैंने वो वैल्यू लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो कैपिटल G की वैल्यू बहुत स्मॉल है, स्मॉल g की वैल्यू बड़ी है, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाता है मैस ऑफ अर्थ Me, और ये हमारे पास मैस नहीं, मास, जो हमारे पास मास ऑफ साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सिंपल एम से लिख दूंगा, और डिवाइड होता है आर स्क्वायर के साथ, ठीक है, इनके जितना भी इसके अंदर डिस्टेंस होता है। क्लियर? ये हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, न्यूटन का। अब ये कैसे है स्टूडेंट, इसकी डिटेल में अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा फाइंड आउट की भी है। डन? कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है यहाँ पे, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, हमने अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो आप यही कहोगे कि जो हेंस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, जो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली बात है, इन 2 पॉइंट में अगर मैंने वर्क निकालना है कि इन 2 पॉइंट में हमारे पास कितना वर्क हुआ, तो आप यही कहोगे कि बराबर है चेंज आर के, क्योंकि इन 2 पॉइंट को हम चेंज आर कहते हैं, और चेंज आर भी हमें स्टूडेंट पता है कि वो किसके बराबर है, R2 माइनस R1। यहाँ से हमारे पास डी भी निकल आया। अब कहोगे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा भी निकाल लेते, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। अगर हम थीटे की बात करें, हेंस थीटा जो होगा मेरे पास स्टूडेंट वो बराबर है 180 डिग्री के। अब वो कैसे 180 डिग्री के, सिंपल है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे है, वेट हमेशा नीचे हमारे पास एक्ट करता है इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट बराबर होता है फोर्स के ही, और फोर्स और वेट ये बराबर हो गया mg के। क्लियर? और इसको मूव कहाँ करवा रहे हैं स्टूडेंट, मूव तो हम इसे ऊपर की तरफ करवा रहे हैं, ऐसे। क्लियर? मूव ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, ऐसे मूव ऊपर जा रहा है, और ये हमारे पास नीचे जो वेट है वो नीचे लग रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में यहाँ से एंगल देखूँ स्टूडेंट इस जगह पे, तो ये हमारे पास टोटल पूरी की पूरी डी बन गई, ठीक है, दोनों में एंगल। तो दोनों में एंगल कितना आ गया यहाँ पे जो इन दोनों चीज़ों में जो एंगल आया वो मेरे पास 180 है। ज़ाहिर सी बात है, हमने एफ और डी के अंदर एंगल देखना है, ठीक है। तो बॉडी डिस्प्लेस ऊपर हो रही है और जो फोर्स है वो नीचे डाउनवर्ड एज अ वेट लग रही है, तो दोनों में जो एंगल आया वो कितना है, वो 180 का आया। एग्री स्टूडेंट्स? डन? माइक चल रहा है? ओके, चल रहा है, ये भी आ गया। अब क्या है, फिर क्या मसला क्या है, सब कुछ तो निकला हुआ है, ठीक है। हमने ना इस आर स्क्वायर की ना यहाँ वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। अब वो आर स्क्वायर की हमने वैल्यू कैसे लेकर आनी है उसको देखते जाओ स्टूडेंट। यहाँ से इस वाले जगह से हम निकालेंगे आर की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को दोबारा नहीं लिखूंगा, तो आप इसको ज़रा देख लो। यहाँ पर हमें पता है, बल्कि मैं लिख लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखना, जो हमारे पास चेंज आर है स्टूडेंट वो बराबर था R2 माइनस R1 के। एग्री? ठीक है। और दूसरा हमारे पास है जो एवरेज है, सिंपल जो आर है स्टूडेंट, सिंपल जो आर था, यहाँ पे आर लिख देते हैं, वो बराबर था स्टूडेंट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? डन स्टूडेंट? ओके। और
मजीद अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारे पास जो सिंपल आर भी लिख लिया मैंने, ओके आर बराबर था R1 प्लस R2 के, ठीक। अब हम सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, पुटिंग करनी है हमने, ऊपर वाले से हम नीचे वाले में क्या करेंगे, सिंपल पुटिंग करेंगे। इसको अगर मैं नाम दे दूँ, इस वाली को आप बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दो स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 3। अब हमने करना क्या है ना, हमने यहाँ ऊपर से R2 की वैल्यू उठा के नीचे वाले में जो है पुट कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो हैंस मैं कह सकता हूँ इस जगह से, तो चेंज R तो इधर ही रहा, ये माइनस R1 यहाँ -4 उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा R² के। अब हम सॉरी R² नहीं R2, अब हम R2 की वैल्यू यहाँ पे इस R2 में क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपने लिख देना बाय पुटिंग, ठीक है। और ये मैं देखो R1 लिखा, R2 किसके बराबर यहाँ पुट हो रहा है हमारे पास, चेंज R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2। होपफुली ये विजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट R1 और R1 आपस में क्या हो रहे, ऐड हो रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएगा 2R1 प्लस चेंज R डिवाइडेड बाय 2। 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल है 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस चेंज R डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट R1 प्लस चेंज R डिवाइडेड बाय 2। एग्री, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिख देना है इसके साथ, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ले सकते हैं ना, दोनों तरफ ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने बताया मुझे यहाँ R² बनाना है ताकि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट, हमारे पास a स्क्वायर मीन्स इस चीज़ का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस सब का जब स्क्वायर होगा तो ये चेंज R² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 a क्या है मेरे पास R1 है, और इनटू b क्या है मेरे पास, चेंज R डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल आउट हो गया, डन। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि जो हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ इनके बीच में, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब अगर आप एक ये जो हमारे पास चेंज आया हुआ इन दोनों के अंदर, जो चेंज की वैल्यू है वो बहुत ही कम है यहाँ पर, अगर आप एक बहुत ही कम वैल्यू का स्क्वायर लेना तो वो मजीद कम हो जाता है। आप करके भी देख लो, कोई भी अमाउंट ले लो, छोड़ दी 0.001 ले लो, उसका स्क्वायर लोगे तो मजीद हमारे पास 000 पॉइंट, मतलब उसमें पॉइंट लग के काफ़ी ज़्यादा जीरो और आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज R का स्क्वायर लूँगा तो ये वैल्यू मजीद क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्योंकि दिस वैल्यू बिकम मोर स्मॉलर वी कैन निगलेक्ट इट, तो बहुत छोटी वैल्यू उसमें ऐड हो या ना हो इस पूरी इक्वेशन में वो कोई इफेक्ट खास नहीं करती। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर लेते होते हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टूडेंट निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने बता दी वजह आपको, ठीक है। अगर इसको हम निगलेक्ट कर दे तो हमारे पास बचा क्या, उसको लिख लेते हैं R² स्टूडेंट इक्वल बराबर आ गया R1 स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या आ गया R1, और साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट, चेंज R आ रहा है। अब चेंज R की वैल्यू हैंस हमें पता है कि जो चेंज R है, जो मैंने शुरू में बताया हुआ था, ये रहा हमारे पास चेंज R स्टूडेंट, वो किसके बराबर है, मैं यहाँ पे क्या भी देता हूँ, हैंस हमें पता है जो चेंज R है वो बराबर R2 माइनस R1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R² आ गया इक्वल R1 स्क्वायर प्लस R1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ R2 माइनस R1। क्लियर स्टूडेंट। अब सिंपल अंदर क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई, R² इक्वल आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास R1 R2 माइनस R बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी R1 स्क्वायर, ये इस हिस्से से कट गया। फुल एंड फाइनल क्या आ गया, R² इक्वल आ गया R1 इंटू R2। स्टूडेंट दिस इज आवर फुल एंड फाइनल, ठीक है। ये हमारे पास फुल एंड फाइनल चीज़ आ चुकी है, क्लियर। अब इसकी मदद से ये R² जो निकाल लिए मैंने, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। जब मैं F को पुट करूँगा फिर R² की जगह मैं ये वाली वैल्यू क्या करूँगा, पुट करूँगा। और डेफिनेशन के मुताबिक हम वर्क डन करवाते हर एक पैच पे, क्लियर। अभी यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं वर्क डन करवाऊँगा वो हम करवा रहे हैं 1 से लेके 2 तक मैं वर्क डन करवा रहा हूँ, ठीक है। यही वाली क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ फर्दर। स्टूडेंट देखें जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे कह रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ना मिक्स करा देना, ओके। अब मैं देखता हूँ कि वर्क जो है स्टूडेंट वो मैं लूँगा कि हम वर्क करवा रहे हैं 1 से लेके 2 तक,
हम बारी बारी से आपका करेंगे, ठीक है। यहाँ से वर्क 1 से 2 तक, तो अगर मैं 1 से 2 लूँगा तो मेरे पास इससे बराबर है एफ डी और साथ क्या लिए मैंने कॉस थीटा। एग्री। अब एफ के अंदर हम ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि मेरे पास जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट आर स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर की यहाँ स्टूडेंट हेंस मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ। हेंस यहाँ पे हमें पता है कि जो आर स्क्वायर है वो बराबर है R1 इंटू R2, ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास R1 इंटू R2। कॉस हुआ, ओके जी, कॉस हुआ। थीटा की वैल्यू क्या लेनी थी 180, वजह बताई थी मैंने शुरू में बिगनिंग में। ओके, ये इसी तरह हमारे पास निकल रहा, फाइंड आउट हो रहा है जी एम ई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट R1 R2 cos 180 स्टूडेंट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ लिख दो हेंस जो थीटा है वो बराबर है -1 के। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, जब -1 होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट, और एक चीज़ सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ पे मिस कर गया, माय मिस्टेक, साथ हम यहाँ पे डी भी लिखना पड़ेगा। सॉरी ओके, साथ देखो डी भी आ रहा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, इधर भी हम साथ क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे नेक्स्ट जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमने शुरू में मैंने बताया स्टूडेंट, ये हेंस डिस्प्लेसमेंट इस सब के बराबर, ये ऊपर लिखी हुई है मैंने बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख देता हूँ R2 माइनस R1, और cos 180 जो था वो -1 के इक्वल था। -1 को हम शुरू में लिख देते हैं, 1 डालो या ना डालो आपकी मर्जी, ठीक है, माइनस डालना साथ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, देखो ज़रा, माइनस जी एम ई एम डिवाइड हो रहा था, जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही थी स्टूडेंट, उसको मैं अलग इसके नीचे भी तो डिवाइड करवा सकता हूँ, लाइक इसके नीचे भी डिवाइड करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। कोई नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ भी इसको हम अलग से करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते, ठीक है। कोई वायलेशन नहीं की हमने मैथ्स की। अब जो सेम टर्म्स है वो हमें नज़र आ रहा है वो कट रही है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे ये कटा और यहाँ पे ये कटा, काटने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -जी एम ई एम 1 डिवाइडेड बाय R1 -1 डिवाइडेड बाय R2। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल जो वर्क निकल आया है। ये किसका निकला स्टूडेंट, हमारे पास ये पूरा जो वर्क निकला है ये निकला है, ये वर्क 1 से लेके 2 तक का निकला है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वर्क 2 से 3 जब करूँगा तो वो क्या निकलेगा, तो अब उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं ना, ये एग्जामिनर मांगेगा कि दूसरा भी निकाल के दो। वो आपके अंदर बहुत अच्छे से अक्ल है, मुझे पता है कि वो यहाँ पे आप कह दोगे कि हमारे पास जो वर्क है, वर्क 2 से जो 3 होगा स्टूडेंट, ठीक है, वो इसी तरह -जी एम ई एम 1 डिवाइडेड बाय R2 -1 डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप जब यही सारा प्रोसेस करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सो ऑन स्टूडेंट, ये जाता रहेगा, सो ऑन ये जाता रहेगा। और हमने कहा था हमने आखिर तक लेके जाना, वो पॉइंट तक लेके जाना जहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। अगर मैं वहाँ तक जाऊँ तो मैं कहूँगा, जब मैं जाता जाऊँगा यूँ ही स्टूडेंट, जाता गया, तो मैं कहूँगा WN जो होगा, यानी कि इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास जो N वाला पॉइंट है, अभी बाद में इन्फिनिटी इसको पुट कर देंगे, वो सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, वो -जी एम ई एम 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय RN। अब ये RN-1 क्या है, ओबियसली बात है, ये जो n है ये एक नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, ठीक है, कोई भी आप नंबर इसको बोल सकते हो। अगर उससे हमने पीछे देखना होगा कि वो पीछे वाला क्या नंबर होगा, तो उस n में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पिछली वैल्यू है। जिससे मान लो कि अगर ये 10 था तो अगर मुझे पिछली वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, 10-1। इसी तरह अगर हमने इससे पिछली वैल्यू देखनी होगी तो स्टूडेंट उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा n-1, तो ये मैंने n-1 यूँ ही लिखा है इसको। इज इट क्लियर स्टूडेंट, डन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इस सब को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल करूँगा और उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो वर्क डन हुआ हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे ये इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जगह बहुत लिमिटेड है हमारे पास। ओके, हम यहाँ पे कहते हैं जो वर्क डन हो रहा है हमारे पास, टोटल वर्क डन जो टोटल हो रहा है वो बराबर होगा किसके, वर्क 1 से लेके 2 तक को ऐड कराएंगे वर्क 2 से लेके 3 तक, सो ऑन सो फॉर, कहाँ तक जाएगा, प्लस WN तक जाएगा।
अब इस तरह इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वर्क टोटल था हमारे पास ये वाली। अब एक चीज़ याद रखो, हर एक में माइनस जी एम ई, जो एम होगा वो क्या है, वो कॉमन है। जो कॉमन पार्ट है स्टूडेंट उसको हम शुरू में बिगिनिंग में तो ले सकता हूँ ना, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो या उसको एक ही दफ़ा आप ले लो, ये शुरू में हमने ले लिया इसको, ठीक है। इस पार्ट को हमने शुरू में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी पार्ट के साथ हम उसी तरह लिख लेंगे। अब बाकी पार्ट में जब W1 से 2 तक जो हमने वर्क किया था ये चीज़ तो कॉमन आ गई, ये चीज़ जस्ट रह जाएगी। ओके, ये इसको हम लिख लेते हैं। डन हो गया स्टूडेंट। ओके, फिर क्या हुआ, उसमें ऐड करवाना है हमने जो वर्क 2 से 3 हुआ। 2 से 3 क्या आया मेरे पास, ये वाली चीज़ आ रही है। तो जो 2 से 3 आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये वाला आया हुआ है, तो उसमें ऐड करवाना है, ठीक है। आपने ये चीज़ हमने ऐड करवा दी। क्लियर स्टूडेंट। ओके, सो ऑन सो फॉर जाता जाएगा स्टूडेंट, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। जो n है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय Rn। डन स्टूडेंट, इजी। अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ आपको मसला परेशानी हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। लाइक ये वाली इससे हो जाएगी, इस तरह इसका जो होगा आगे पड़ा होगा वो इससे कैंसिल, इसका इसके पीछे पड़ा होगा वो इससे कैंसिल। तो लास्ट में जो टर्म्स रह जाएंगी वो 2 टर्म्स रह जाएंगी, एक हमारे पास ये टर्म और एक टर्म मेरे पास ये रह जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको फर्दर मैं अभी यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखते हैं कि जो W टोटल है, वर्क जो टोटल हमारे पास निकल रहा है, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा माइनस GMEM, और ये डिवाइड हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Rn। क्लियर। अब स्टूडेंट हमने कहा कि हमने कहाँ तक जाना है, हमने तो वर्क इन्फिनिटी तक करवाना है। तो जो टोटल वर्क यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास निकल रहा है, टोटल वर्क ये क्या निकल रहा है, मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट इसको। हमें पता है जो टोटल वर्क है वो 0.1 से इन्फिनिटी तक है, यानी कि टोटल वर्क जो है इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 से n तक है, और n वो पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी है, तो मैं इसको ऐसे इन्फिनिटी भी कह सकता हूँ कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक का वर्क हो रहा है। यानी कि जहाँ n आ रहा है वो पॉइंट इन्फिनिटी है, तो वहाँ मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। माइनस GMEM इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो R है उसके साथ हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। ये जो n है इसके हमारे पास क्या इन्फिनिटी है। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करूँगा स्टूडेंट तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पूरा 0, और जब मैं 0 लिखूंगा तो अब इसी बात है, यहाँ पे 0 को लिखने की कोई फिर ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके नीचे हम इस R1 को यहाँ लिख देते हैं। ओके, होपफुली समझ आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी था तो ये हमारे पास, इसलिए वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमारे पास ये फुल एंड फाइनल हमारे पास जो है फॉर्मूला निकल आया। अगर मैंने ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे हो, R1 पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, तो हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे। और अगर हम इसको कोई और पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि सरफेस पे कितना है, ये सरफेस पे कितना है, तो ऑब्वियसली बात है फिर जो R1 होगा वो इस रेडियस के बराबर ही होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है। और हम कहेंगे फिर वो बराबर हो जाएगा माइनस GMEM और डिवाइडेड बाय R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि फिर वो यहीं तक है, ठीक है। इस पॉइंट पे चेक करूंगा तो ये लगाऊंगा। अगर मैंने इस पॉइंट पे चेक करना होगा तो स्टूडेंट सिंपल, यहाँ R1 की जगह मैं R2 पुट करूंगा। सो फॉर मैं इस तरह ही वो जिस पॉइंट पे मैंने देखना होगा तो मैं इस तरह कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर। तो ये हमने स्टूडेंट फुल एंड फाइनल प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम कंपैरिजन देखेंगे कि क्यों जो हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी को और इसको मतलब ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन देखेंगे और इन दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, या जो आपको डिफरेंस लग रहा है वो दोनों भी हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए एक और चीज़ भी लाफिज करने लगा था मैं, एक और चीज़ भी यहाँ पे ये बात याद रखना, जो हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमेशा हमारे पास ये होता है जो n है इन्फिनिटी। तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है इसका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था सिंपल, उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है स्टूडेंट वो ये होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। देन स्टूडेंट लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। देन स्टूडेंट
और अगर आप इस नेगेटिव साइन से परेशान हो रहे हो तो इसको से भी परेशान मत हो। इसका मतलब ये है कि अर्थ उस चीज़ को हमारी तरफ खींचेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसके अगेंस्ट जा रहा है और अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। यूँ भी कंसिडर कर सकते हो। और जो हम ऊपर जाते हैं तो हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो वैल्यूज़ लेते हैं वो नेगेटिव से शुरू करते हैं। लाइक यहाँ नेगेटिव से हम ऊपर जा रहे होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।